Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be discussing about the platelets disorder. Platelets का नॉर्मल काउंट 150 to 300 के तक होता है पर माइक्रोलीटर. अब सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर कम तो नहीं है. इसे क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स कहते हैं. अगर नंबर कम नहीं है तो वो क्वालिटेटिव है. पहले हम करेंगे प्रेजेंटेशन पेशेंट की किस तरह होगी. पेशेंट आपके पास जब भी प्लेटलेट्स डिसऑर्डर के साथ आता है तो उसकी प्रेजेंटेशन में पेचिकियाएँ हो सकती हैं, सुपरफिशियल ब्लीड के साथ हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है, म्यूकोजल ब्लीड में एपिस्टेक्सिस हो सकती है. पेशेंट आपके पास जीआई के अंदर ब्लीड हो सकता है. मतलब इस तरह के सिम्टम्स होंगे. पेचिकिया मोटी सी बात आप याद रखें, जब आपके पास 3 मिलीमीटर से लेफ्ट स्किन के अंदर ब्लीड होगा तो पेचिकिया कहेंगे. 3 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक हो तो फिर आप उसको परपड़ा कहते हैं. होता है इस तरह है कि जब भी आपके पास ये साइंस आ गए, पेचिकिया आ गया, काउंट आपने चेक किया कम है, तो पहली चीज़ आप हमेशा रूल आउट कर दें जो कि यूएसएमडी के लिए हेपेरिन तो नहीं पेशेंट ले रहा. अगर हेपेरिन ले रहा है तो हेपेरिन को स्टॉप करें और पेशेंट को डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जिसमें आ जाता है डेबिगेट्रिन, ये वाले ड्रग्स लगा दें. अगर आपके पास आपने देखा कि पेशेंट हेपेरिन पे नहीं था लेकिन हीमोलिसिस के साइंस आपको मिल गए हैं, एनीमिया मिला और साथ जब आपने स्मीयर किया तो शिस्टोसाइट्स मिल गया. मोटी सी बात है, आप सबसे पहली चीज़ देखो कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट तो नहीं है. अगर हैं तो इट्स टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपड़ा. ठीक है. उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? प्लाज्मा फेरेसिस आप करते हो इमरजेंसी के अंदर. बाकी वही बात कंसनट्रेशन देना होता है ADMTS13 का, लेकिन वो एक ज़्यादा सी चीज़ें हैं. सो हमने क्या किया उसके बाद, अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं है पेशेंट का, लेकिन वही चीज़ है हायरार्की वही मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे पेशेंट आया पेचिकिया था, मैंने उसका प्लेटलेट्स काउंट किया कम था, उसके बाद मैंने देखा कि हेपेरिन के ऊपर नहीं है लेकिन हीमोलिसिस के साइन है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी नहीं है. पेशेंट की मैं हिस्ट्री चेक करूँगा, थोड़ी सी दोबारा डिग आउट करूँगा तो मुझे पता चला कि पेशेंट को कुछ अर्सा पहले पेट के अंदर दर्द था, बच्चा आया, चाइल्ड की हिस्ट्री है, और अब बच्चे को रीनल डेफिशिएंट के साथ प्रेजेंट भी कर रहा है. एनीमिया तो है ही है लेकिन साथ वो कह रहा है ओलिगोयूरिया है, पेशेंट को एजोटीमिया या कोई साइन एजोटीमिया कराने पड़ेगा, डाइटिस वगैरह यूएसएमडी के अंदर. तो फिर आप जाएंगे टूवर्ड्स दिस इज़ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और इसकी जो ट्रीटमेंट आपने करनी है वो आपने रीनल ट्रीटमेंट साथ लाजमी करनी है, सपोर्टिव तो करनी ही करनी है. रीनल में आप यही करोगे डायलिसिस वगैरह की तरफ. नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है वही हायरार्की फॉलो की, कोई एनीमिया नहीं है. अब आप जाओगे एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं पेशेंट को हुआ, इसलिए हम इस कंडीशन को मैं जब आप बताने लगा इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है. पहले बाकी सारी आप रूल आउट कर लें तीनों, फिर आप इसकी तरफ आएँ. एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं है. अगर पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन है फिर आपने चेक करना है कि ये हमारे पास होगा. यहाँ तो कुछ बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनमें होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के अंदर, लाइम डिजीज़ के अंदर, एरेक्लिया के अंदर, इस तरह की काफ़ी डिजीज़ हैं जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता ही होता है. अगर वो भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी जूनोटिक इन्फेक्शन नहीं है, अब आप आ गए टूवर्ड्स लास्ट वन, इसको कहते हैं ITP. और ITP की ट्रीटमेंट क्या है? स्टीरॉइड्स पे लगा दो पेशेंट को, और माइल्ड में आप एब्जॉर्व करते हो, सीवियर हो तो फिर आप ट्रीट करते हो, और ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स लगाते हो या आप उसमें IV इम्यूनोग्लोबिन्स लगा दो. स्प्लेनेक्टमी की जाती है रेयर केस में. और जब क्रोनिक होता है ITP फिर आप पेशेंट का देखोगे कि उसकी स्प्लीन भी एनलार्ज हुई होती है. ये कि क्रोनिक में होती है, याद रखिएगा. अब हम आते हैं टूवर्ड्स, अगर मैंने पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट किया नॉर्मल आ गया, पेचिकिया था, पहली चीज़ मैं फैमिली हिस्ट्री पूछूँ. अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ना, फिर बर्नार्ड सोलियर है या ग्लेंसमैन है. बर्नार्ड सोलियर में आप जब देखोगे प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल है लेकिन प्लेटलेट्स बड़े बड़े नज़र आते हैं. दूसरी चीज़, बर्नार्ड सोलियर के लिए आपने वो याद रखनी है कि जब आपने रिस्टोसिन टेस्ट चेक करोगे तो उस पर उसकी वजह से भी वो कोई फ़ायदा नहीं होता, एब नॉर्मल होता है, और मिक्सिंग स्टडी से इम्प्रूव भी नहीं होता. तो ये आपके पास है बर्नार्ड सोलियर. अगर आपने किया है ग्लेंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें आप जब ADP को पेशेंट को दोगे तब भी उसकी वो प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली जब आप ADP देते हो तो अगर वॉन विलेब्रिन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो मिसाल के तौर पे तो ADP की वजह से एग्रीगेशन हो जाती है, लेकिन ग्लेंसमैन में नहीं होती. और फिर आखिरी हमारे पास अगर फैमिली हिस्ट्री प्लस थी तो ये दो. और एक और चीज़ डिसऑर्डर आपने याद रखना है, वॉन विलेब्रिन डिजीज़, कि अगर आपने मिसाल के तौर पे मिक्सिंग स्टडी की है और वो इम्प्रूव हो गई है, और ये था वॉन विलेब्रिन डिसऑर्डर, और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज़ होती है ऑटोसोमल. और एक और चीज़ इसमें वॉन विलेब्रिन में होती है कि साथ आपके पास क्योंकि प्लेटलेट फैक्टर 8 जो होता है और वो और वॉन विलेब्रिन फैक्टर आपस में मिलजुल के काम थोड़ा करते हैं, तो आपको हीमोफीलिया लाइक पिक्चर आती है. ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, इसमें याद रखना है ब्लीडिंग टाइम भी अब नॉर्मल होगा, डीप ब्लीड की भी हिस्ट्री होगी, म्यूकोजल ब्लीड की भी हिस्ट्री हो सकती है. कभी कभी लैब्स ही हो तो सबसे ज़्यादा आसान होता है इसको पिक करना, और कभी कभी हीमोफीलिया के साथ अगर आप कर भी रही हो उसको
तो हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। एक्स लिंक डिसऑर्डर जो होते हैं वो मैटरनल पेरेंट्स की तरफ होगा, पैटर्नल की तरफ नहीं होता। अगर पैटर्नल की हिस्ट्री है और म्यूकोजल ब्लीड भी है, साथ डीप ब्लीड भी है, तो ये हीमोफीलिया है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फिर आप देख लो पेशेंट का, आप काउंट करवा लो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वगैरह, अगर वो डी रेंज है तो ये हमारे पास रीनल डिसऑर्डर है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप देख लो पेशेंट एस्प्रिन वगैरह तो नहीं है। तो ये हमारी पूरी हायरार्की थी कि आप सबसे पहले देखते हो काउंट, अगर काउंट कम हो तो क्वांटिटेटिव काउंट बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर आप फैमिली हिस्ट्री की तरफ जाओगे। जज़ाकल्लाह।